अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद कामरान अली हाजिर खिदमत। मोहतरम, लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ पेपर डिस्कस किया था वो था अक्टूबर नवंबर 2024 और उसका वेरिएंट था 1-2। तो जनाब आला, आज मैं आपको जो पेपर एक्सप्लेन करूंगा पूरी तफसील के साथ, वो होगा अक्टूबर नवंबर 2024 वेरिएंट 1-1। चलें जी, बगैर किसी ताहीर के मैं अपने काम को पाए तकमील तक पहुंचाता हूं। पहला सवाल, a crane lift a heavy load at a steady rate. Which unit is suitable for the output power? पावर का यूनिट होता है वॉट। वॉट देखें किसके अंदर आ रहा है, किलो वॉट आवर डी में आ रहा है और किलो वॉट इसमें आ रहा है। किलो वॉट आवर यूनिट होता है जी एनर्जी का। ये ऑप्शन गई। न्यूटन एनर्जी का यूनिट नहीं होता, न्यूटन होता है जी फोर्स का यूनिट। सो ऑप्शन बी इज द वैलिड ऑप्शन। वो स्टेटमेंट अबाउट द मास इज करेक्ट। भाईजान, मास स्केलर क्वांटिटी और उसका यूनिट किलोग्राम। ये समझ लें कि उसने आगाज किया है आसान सवालों से। The bob of a pendulum is pulled horizontally by a force that is equal to weight। यानी दो फोर्सेस अब बराबर हैं आपके पास। अच्छा, जब दो फोर्सेस बराबर होती है ना, तो अगर आप हेड टू टेल रूल अप्लाई करें ना, तो फिर उसका आंसर निकाल के देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 4 न्यूटन है और ये मेरे पास 4 न्यूटन है। ये दोनों फोर्सेस अगर इक्वल हैं और मैं यहाँ से एंगल कैलकुलेट करता हूँ, तो थीटा डेट इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/4। अच्छा जी, अब देखते हैं इसका एंगल क्या आता है जी। tan इनवर्स, तो इसका एंगल आता है जी 45। सो 4/4 दैट इज इक्वल टू थीटा tan इनवर्स 1। तो एंगल मेरे पास बनता है जी 45 डिग्री। तो जनाब आला, अगर मैं इस चीज को इसके साथ कंपेयर करूं, तो मेरे पास ऑप्शन बनती है सी। सो ऑप्शन सी इज द वैलिड ऑप्शन, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है। हेड टू टेल रूल अप्लाई किया। अच्छा, ये जरा थोड़ा सा औखा सवाल था। औखा इसलिए कि कैलकुलेशन इसमें ज्यादा थी, कन्वर्जन ज्यादा थी। 20 मिनट्स और स्पीड गिवन है, और उसके बाद आपके पास है जी स्पीड गिवन है और 15 मिनट गिवन है। एवरेज स्पीड निकालनी थी। मैंने तो ये मेथड अप्लाई किया जी, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो डिस्टेंस भी गिवन नहीं है, टाइम गिवन है, लेकिन टाइम आवर्स में गिवन नहीं है। तो मैंने ये पहले कन्वर्जन की है जी, डिवाइडेड बाय 60 करके मैंने आवर्स निकाल लिए। तो टोटल आवर्स मेरे पास बन गए जी 0.53। फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक ये डिस्टेंस आ गया, एक ये आ गया, टोटल ये डिस्टेंस बन गया, टोटल स्पीड ये बन गई। ठवाडक तो फटाफट इस सवाल को हल किया तो मेरे पास आंसर आ जाता है 3.42। नियरेस्ट ऑप्शन है 3.4। क्वेश्चन नंबर 5, ये ग्राफ के मेमोराइजेशन से रिलेटेड था जी। तो अब अपर जा रहा है आपके पास, अपर जाएगा तो ये बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस आना चाहिए। अच्छा जी, इट विल फॉल विदाउट एयर रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि जो आपके पास डिस्टेंस इंक्रीज होगा वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता जाएगा। यानी अगर 1 सेकंड में आपके पास 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो 2 सेकंड में वो 4 मीटर ट्रेवल करेगा। 3 सेकंड में वो फिर उससे आगे इंक्रीज करता जाएगा। ग्राफ ए स्टार्ट करता है जी इंक्रीजिंग डिस्टेंस पे, डिस्टेंस कम होता है भाई जी, कभी भी नहीं कम हो सकता। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। इसमें बी भी आपका जो सा वो पहले कम हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है। लॉजिकल रीजनिंग। सी में आप देखें डिस्टेंस के गैप जो सा वो सेम है। तो सेम नहीं होना चाहिए भाईजान, गैप पहले नहीं है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है, फिर उससे डबल हो गया, फिर उससे डबल हो गया, फिर उससे डबल और फिर उससे भी ज्यादा हो गया। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, डी फॉर डक। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था जी। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं जी। और रिपीटेड क्वेश्चन जो पहले वेरिएंट में भी था आपके। सो कौन सी प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं हो सकती जी, मैथ चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। सो 7 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, डब्ल्यू इक्वल टू मा जी, फार्मूला अप्लाई करें।
एंड यू विल गेट योर आंसर 816। और अगर आप उसको राउंड ऑफ करके देखें तो नियरेस्ट ऑप्शन आपके पास आती है 820 kg। इसके अंदर एक फॉरवर्ड फोर्स गिवन थी और एक बैकवर्ड फोर्स गिवन थी। इसका मतलब है आपके पास रिजल्टेंट फोर्स निकालनी पड़ेगी। रिजल्टेंट फोर्स 60 आएगी और it will act in forward direction, so object will accelerate, so 9A will be the correct option। कहना आ गया जी। चलो जी भाई, साइकिलिस्ट आ गया जिसने ब्रेक सप्लाई की तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है उसकी हीट एनर्जी में। जाहिर है रबिंग होगी, फ्रिक्शन की वजह से ही रबिंग होगी। सो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में से लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जहां तक लाइन सीधी होगी भाई जान, सीधी होगी। सो ऑप्शन बी इज द वैलिड ऑप्शन। सो 11B रिपीटेड क्वेश्चन में से है। सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ। अच्छा जी, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है जी हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। ये सैटेलाइट है और ये जनाब मेरे सेंटर में अर्थ, तो ये फोर्स मेरी एक्ट करेगी टुवर्ड्स सेंटर। सो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जिसमें हम रह रहे हैं जी। सो ऑप्शन डी इज द वैलिड ऑप्शन। 13 13 13 13 इसमें जो कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, वो मिस्टेक क्या करते हैं जी कि 2 का डिस्टेंस x कंसीडर कर लेते हैं। एक चीज याद रखो यार, डिस्टेंस हमेशा पिवट से लेना है। सो सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। पता नहीं अंकल क्यों नहीं होते, आंटी ही क्यों होती हैं। सो इसमें आपके पास आ जाएगा जी 2 इंटू 5 प्लस एक्स, क्योंकि पिवट और 3 के दरमियान 5 है और 3 और 2 के दरमियान x है, तो टोटल डिस्टेंस पिवट से 2 का बन जाएगा x प्लस 5। बाकी आगे सिंप्लीफिकेशन है। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो मेरे पास आंसर आ रहा है जी 17.5। कैलकुलेशन मैंने करके दिखा दी है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में से है जी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी सी, क्योंकि यहाँ पे मास की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। अच्छा जी, ये अच्छा सवाल था जी, यानी आप कह लेंगे चैलेंजिंग क्वेश्चन में से एक है। ट्रॉली एक्स राइट साइड पे जा रही, ट्रॉली वाई लेफ्ट साइड पे जा रही। इसका मतलब है ट्रॉली एक्स की वेलोसिटी पॉजिटिव, ट्रॉली वाई की वेलोसिटी नेगेटिव। देन दे विल स्टिक टुगेदर। उसने कहा जी कि कोलिजन का टाइम है 0.2 सेकंड। व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ट्रॉली एक्स ड्यूरिंग द कोलिजन। तो मैंने काम क्या करना है कि मेरे पास बिफोर इसका फोर्स का फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम और टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम एक्स का तो इनिशियल मोमेंटम मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 4, लेकिन इसका फाइनल मोमेंटम नहीं है। तो फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक्स की वेलोसिटी का पता होना जरूरी है, बिकॉज दे स्टिक टुगेदर। सो मैं फिर यहाँ पे इक्वेशन कौन सी यूज करूंगा जी, ये वाली यूज करूंगा। m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 into v, क्योंकि दे स्टिक टुगेदर। मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली जी। आफ्टर collision they stick together and they will move with this velocity। so before velocity momentum मेरे पास 4 था और after velocity क्योंकि velocity मेरे पास 1 आई है और इसका mass 2 था, 2 into 1 equal to 2, 4 minus 2 equal to 2 and 2 over 0.2 equal to 10। so इसकी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आती है भाईजान जी ऑप्शन बी। अच्छा जी, अब आगे आपने कैलकुलेट करनी है जी स्पीड। स्पीडें कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। वैल्यूज प्लग इन करें, वी स्क्वेयर बन जाएगा जी आपके पास 2 ke ओवर एम। सो 2 इंटू 10 ओवर 5, ये बन जाएगा जी ऊपर 4। सो वी स्क्वेयर 4 एंड वी इज इक्वल टू 2। ऑप्शन सी इज द वैलिड ऑप्शन। 17 wind of radio is used in areas where main electricity is not available। हैंडल्स इसको घुमा रहे हैं जी। कह रही विच एनर्जी ट्रांसफर इज नॉट यूजफुल फॉर दिस रेडियो। इसमें कौन सी एनर्जी है जो रेडियो की यूजफुल नहीं, इसके काम नहीं आ रही। सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो विच एनर्जी ट्रांसफर इज नॉट यूजफुल फॉर दिस रेडियो। तो यहाँ पे आपके पास हीट लॉस बेसिकली किस फॉर्म में आ रहा है, थर्मल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये यूजफुल नहीं है हमारे लिए, बाकी सारी यूजफुल होंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग है,
काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, फिर केमिकल एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स केमिकल कन्वर्जन हो रही है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक कन्वर्ट हो रही है साउंड में। सो ये यूजफुल एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। सो एनर्जी ट्रांसफर, अच्छा यार इसका फार्मूला बेसिकली ना, ये मेरे पास गिवन है इनपुट, ये है वेस्टेज। तो इनपुट किसके बराबर होता है, इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस वेस्टेज, आउटपुट प्लस वेस्टेज। तो मैंने यहाँ से बेसिकली कैलकुलेट करना है जी आउटपुट, इनपुट तो है मेरे पास, आउटपुट आ जाएगा जी 60 माइनस 46 दैट इज इक्वल टू 14, और एफ एफिशिएंसी होती है जनाब वाला आउटपुट ओवर इनपुट। तो ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा जी, अ लिक्विड हेल्ड इन, अच्छा ये ना पहली दफा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। प्रेशर कैलकुलेट करना, प्रेशर का फार्मूला होता है जी फोर्स ओवर एरिया, फोर्स होता है एम जी, और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया बेसिकली आपके पास सिलेंडर का होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो ये 4 आपका रेसिप्रोकल से ऊपर चला गया, 4 एम जी ओवर पाई डी स्क्वायर विल बी द आंसर। तो आपको अब ये याद रखना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ए आपके पास आ जाता है जी पाई आर स्क्वायर, या ये बन जाता है पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो क्योंकि इसमें डायामीटर की बात की इसने, डायामीटर। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया जी 20, इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करना तो कर लेते हैं, ये कौन सा औखा काम है। ई डैट इज इक्वल टू रो जी एच लगा दें। तो डेंसिटी गिवन है 1.4 इंटू 10⁴, और ग्रेविटी आपको पता ही है जी 9.8 हमने यूज करनी है। हाइट हाँ देख लें 760 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि ये मिलीमीटर में गिवन है, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना लाजिमो मलजूम है। तो इसमें आपके पास आंसर बन जाता है जी ऑप्शन सी। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ना आंसर आया तो फिर दोबारा कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं जी। यहाँ पे बेसिकली उसने कहा है कि आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रूम टेम्परेचर, द एयर इज कंप्रेस्ड बाय प्लेसिंग द मैसेज ऑन द, अच्छा 1 kg मैस रखा है, तो ये पिस्टन पहले था जी 100 का, ये रखने के बाद क्या हुआ जी, ये चला गया, यानी 10 सेंटीमीटर की इसके अंदर चेंज आई, एक मैस रखने से 10 सेंटीमीटर की चेंज आई, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर की वॉल्यूम में। उसने कहा जी कि इसके ऊपर एक और मैस रख दिया, ए मैस इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, अच्छा नहीं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कहते जी another mass of 1 kg is adding another 1 kg mass decreases the volume of air less than 10। सो ऑप्शन ए ही हमारे पास वैलिड ऑप्शन है, और इसकी रीजन कि जब आप मैस डबल करेंगे तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा। पहले चेंज कितनी आ रही थी, 10 की आ रही थी, लेकिन अब आगे चेंज, और क्योंकि मैस आपने डबल कर दिया, प्रेशर आपने ज्यादा इंक्रीज कर दिया, इन द अदर वर्ड्स, तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा। तो अब जो चेंज आएगी वो 10 की नहीं आएगी, वो 10 से कम होगी। सो ऑप्शन ए इज द वैलिड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जी, ग्राफ ड्रॉ करके ये बड़े आराम से हो जाएगा। इसका करते हैं जी कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं। ये मेरे पास आ जाएगी जी मेल्टिंग, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगी बॉइलिंग, यहाँ पे मेरे पास हो रही है मेल्टिंग। ना तो मेल्टिंग में टेम्परेचर चेंज होता है ना बॉइलिंग में। ये कितना जी -17 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कितना जी मेरे पास 117। अच्छा 110 टेम्परेचर कहाँ बनेगा, यकीनन ये यहाँ पे कहीं बनेगा 110। अच्छा -17 के बाद ये टेम्परेचर कहाँ बनेगा, ये बनेगा -10 कुछ यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास था लिक्विड प्लस सॉलिड, यहाँ पे मेरे पास था जी लिक्विड प्लस वेपर्स। तो बेसिकली जब स्लैंडिंग आता है तो एक ही स्टेट होती है, एंड दैट इज लिक्विड। तो ये बड़ा आसान सा था, ग्राफ बना के आप इसको देख सकते हो। तो 22 ऑप्शन सी। लेटेंट हीट, latent heat is a related question है। latent heat, the amount of energy which is required to convert solid into liquid or liquid into solid, or the amount of heat energy which is required to convert liquid into vapors or vapors into liquid, या change of state at constant temperature। तो भाई जान constant temperature
ये एक्स एंड जी, यहाँ पे आपके पास आती है जी लेटेंट हीट। सो एक्स एंड जी 23 के पास आपके पास ऑप्शन आ जाती है सी। फिर मेरे पास आगे आता है जी अ पीस ऑफ पेपर टोर्न आउट of an exercise book is shown and average kinetic energy of molecule decreases, spacing between them decreases and they move down। ले भाईजान ये क्वेश्चन में ही आंसर है, कन्वेक्शन करंट, पार्टिकल विल मूव डाउन। सो 24 ऑप्शन बी सवाल में जवाब है, जवाब का सवाल है, ठीक है। लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम मोर डेंसर टू लेस डेंसर मीडियम, सो ये तीनों पॉसिबल नहीं है, so it will bend away from normal, so option D is the valid option। शॉर्ट साइटेड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, शॉर्ट साइटेड में आपके पास इमेज बनता है जी इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी बिफोर रेटिना बनता है आपके पास, और डाइवर्जिंग लेंस यूज किया जाता है ताकि परे जाके बने रेटिना के ऊपर इमेज। ये भी मेमोराइजेशन से रिलेटेड था। 27 इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स आपके पास होती है माइक्रोवेव्स, वी कांट सी देम, दे विल नॉट ट्रेवल विद स्पीड ऑफ साउंड, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, बिल्कुल ठीक है, इंट्रूडर अलार्म पे यूज होता है। सो ऑप्शन 3 एंड 4, सो इट मींस ऑप्शन डी इज वैलिड ऑप्शन। 27 28 सीधा सीधा आंसर, लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड, ठीक है। तो साउंड वेव्स सबसे बेस्ट एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। बाकी यूवी रेज आपके पास ट्रांसफर्स हैं, वाटर सरफेस ट्रांसफर्स हैं, एक्सरेज भी ट्रांसफर्स हैं। A person heard an echo, echo is the reflection of sound, so 29 ऑप्शन सी। अच्छा ये फिर रिपीट हो गया जी, ये उसमें भी था 1 2 में भी था। प्लास्टिक स्ट्रिप इज रब्ड विद द क्लॉथ एंड प्लास्टिक बिकम, प्लास्टिक नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है, अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड प्लास्टिक, प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब है कि आपके पास कौन से पार्टिकल मूव होंगे, मूवमेंट हमारे पास होनी है हमेशा इलेक्ट्रॉन की। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होंगे तो इसने गेन किया ना, सो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफर फ्रॉम ने अर्थ का तो काम ही नहीं है यार। इसमें क्या बन जाएगा जी 30 में, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम क्लोथ टू प्लास्टिक, ऑप्शन बी। 31 पे चलते हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक रिलेटेड है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई। सो ऑप्शन सी इज द वैलिड ऑप्शन। 32 work done per unit charge in moving a charge around the complete circuit, so ये basically definition सा था, और ये है EMF की definition around the complete circuit, ठीक है। अच्छा जी सेल से रिलेटेड आ गया जी, ये मेरे पास है जी +1.5 प्लस माइनस +1.5, ये है जी +1.5। अब यहाँ पे पोलैरिटी चेंज है तो -1.5, और सीरीज में इन सबको ऐड कर दें तो -1.5 प्लस 4.5, सो आंसर इज 3.0। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 34, द सम ऑफ द वोल्टेजेस इज इक्वल टू सम ऑफ द EMF is equal to sum of the voltages across all the components and the current will remain same। इस सीरीज कम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। तो सीरीज कम्बिनेशन में बेसिकली आपके पास करंट आई नॉट किसके बराबर होगा जी, I1 I2, इसके बराबर भी हो सकता है, इसके भी हो सकता है, यहाँ तो आपके पास ऑप्शन ए आएगी, यहाँ ऑप्शन बी, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। लेकिन वोल्टेज हाँ, तो फिर ये जो आपके पास ये वाली वोल्टेज है V0, ये बेसिकली किसका सम होगा V1 प्लस V2। सो इस क्वेश्चन के लिए 34, सो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आपके पास आती है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, द करंट इन अ होम कंप्यूटर वेरीज बिटवीन, अच्छा ये दो वैल्यूज करंट की गिवन है, उसने कहा जी कि मोस्ट सूटेबल फ्यूज रेटिंग, तो मैक्सिमम करंट से थोड़ा सा करंट की रेटिंग ज्यादा करनी है, ले जरा। सो 1.5 एम्पेयर इज द मोस्ट सूटेबल फ्यूज। करंट आपका जब डीसी फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, या तो क्लॉकवाइज रहती है या एंटी क्लॉकवाइज रहती है। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, ये एक डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड यानी एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा इसमें भाईजान ये जरा कुछ अजीबोगरीब डायग्राम है, इसमें एक जगह पे एंटी क्लॉकवाइज है और एक जगह क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है।
डीसी करंट में करंट की डायरेक्शन सेम रहती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन चेंज ना कर सो. सो 1 and 3 option B is the valid option. 37 पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल इन द एटम. 37 में आपके पास पॉजिटिव होते हैं, प्रोटॉन और नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन. ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, बहुत छोटे बच्चों को नहीं लेकिन छोटे बच्चों को पता है. अच्छा जी, ये सिंबल आ गया जी. ये आपके पास बेसिकली क्या आ जाता है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और Z प्लस R आपके पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियन नंबर आ जाता है. सो ऑप्शन सी इज द वैलिड ऑप्शन. लेकिन ये फिर आपके जहाना से रिलेटेड है जी. क्वेश्चन नंबर 39, ये आपने सीक्वेंस इसका याद करना है, नहीं याद करेंगे तो एग्जामिनर आपको याद करवा देगा बड़े अच्छे तरीके से. तो 39 का आता है जी ऑप्शन सी. और क्वेश्चन नंबर 40, रेड शिफ्ट इज इंक्रीज in the observed wavelength of the electromagnetic radiation emitted from a receding star. जो स्टार आपका दूर जा रहा है, ठीक है. सो ये डेफिनेशन है रेड शिफ्ट की, डॉपलर इफेक्ट की. 40 ऑप्शन सी. चलें जी, इंशाल्लाह अब आपके साथ दोबारा मिलूंगा कल या परसों, और मई जून के पेपर पे सॉल्व करेंगे, और 2 पेपर फिर मैं इकट्ठे ही अपलोड कर दूंगा. ओके, टेक केयर, बाय बाय.